अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह है, एक अच्छी सुबह है, क्योंकि आज की सुबह में बारिश है और बारिश ने इस्लामाबाद के मौसम को खुशगवार बना दिया। और सुबह की सोच को लेकर मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। सुबह से ही बारिश जारी है, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश नहीं देखी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तब तो बारिशें हुई नहीं, हम तो यहाँ पे डिस्कस करते रह गए कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश बहुत अच्छी है आज। और सारा दिन का बताया जा रहा है कि सारा दिन बारिश इसी तरह से रहेगी। गर्मी और हब्स का जोर भी टूट चुका है। और जिस तरह हम खुशगवार मूड में यहाँ पर बैठे हैं, खैर हम रोज बैठते हैं, लेकिन कभी नहीं भी हो तो हमें बैठना पड़ता है। हाँ, और इस तरह से यकीनी तौर पर आप लोग भी जब उठेंगे, बहुत सारे लोग उठ चुके होंगे और मौसम को देख के वैसे ही आपके मूड बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले आगाज करेंगे सोशल स्टोरीज का और बिस्मिल्लाह करते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड का ज़ोराना मजाक बन गया, क्योंकि कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने नाकाफी जो सफरी अखराजात थे उनका हवाला देकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से दिए गए ज़ोराने की दावत में शिरकत से माजरत कर लिया। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद सफ़र के लिए कौमी हॉकी टीम के कप्तान के 5,600 फराहम किए, ताकि इमाद शकील ने दावत को मुस्तरद करते हुए जवाब दिया कि इतने पैसे तो टूल की अदायगी पर लग जाते हैं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान ज़ोराने में शिरकत से उन्होंने इनकार कर दिया। और PSB की जानिब से कौमी हॉकी टीम के महज 6 खिलाड़ियों को ज़ोराने में मदऊ किया गया था, जिसमें सुफियान खान, राना वहीद, अब्दुल्ला, मुनीबुर रहमान और हनान शामिल थे। और इस ज़ोराने में दीगर खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल थे, जिनमें जेवलिन थ्रो ओलंपियन अरशद नदीम भी थे, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट, जो कि आज से 2 दिन पहले मार्शल प्रोग्राम में भी मौजूद थे। और आपको ये भी ख्याल रहे कि कौमी हॉकी टीम ने नेशंस हॉकी कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और जहां उन्हें न्यूजीलैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हम इस इवेंट में पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी नाकाबिले यकीन भी रही है। बिल्कुल ऐसी है। और इमाद भट्ट को मैं सुन भी रहा था, उनके अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी बात की जाए तो उन्होंने ये बाकायदा बोला है कि अगर आप टोल के पैसे से कम पैसे देंगे, मतलब टोल आजकल इतना नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप कह लें कि तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये टोल का लग जाता है, फिर वो क्या लोकल गाड़ी में आएंगे। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इस हवाले से सोचना चाहिए। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत अच्छे काम भी किए, उनको टिकट्स भी प्रोवाइड किए, उनको होटलिंग भी प्रोवाइड की। लेकिन ये जो डेली अलाउंस होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, आप अगर किसी क्रिकेटर को बुलाएंगे तो क्या आप उसको 5600 रुपये में बुलाएंगे? ये मतलब एक मुजाहिका खेज बात है जो कि आपने हॉकी टीम के कप्तान के साथ की। और उस हॉकी टीम के कप्तान के साथ जिस हॉकी टीम ने कुछ भी नहीं था, उनके पास कोई वसाइल नहीं थे। अभी उन्होंने अजलान शाह का फाइनल खेला पिछले साल, इस साल उन्होंने नेशंस कप का फाइनल खेला। हाँ, ये जो कमी कोताही रह जाती है, फाइनल वाली लाइन अबूर नहीं करती हमारी हॉकी टीम, उसकी वजह यही है, ये जो फैसिलिटीज़ की कमी है, ये मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। सो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। खवातीन औज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको मैं फ्रांस ले चलता हूँ। फ्रांस में म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान लोगों पर इंजेक्शन से हमला करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। अच्छा। फ्रांस के वज़ारत दाखिला के मुताबिक इतवार के रोज़ फ्रांस भर में होने वाले म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान 145 अफराद ने इंजेक्शन जो उनको चुभाए गए उसकी शिकायत दर्ज करवाई। और इन वाक़यात के बाद पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में भी लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में हुए, जिनमें पेरिस भी शामिल है, जहाँ पुलिस ने कम अज़ कम 13 ऐसे वाक़यात की तस्दीक की है। और फ्रांस की वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि ये जो नीडल स्पाइकिंग है, इनके वाक़यात में हमला आवरों ने जो तारीख के मुतनाज़ा मंशियात होती हैं, जिसमें आपको मंशियात दी जाती हैं जो कि आपको बेहोश कर सकती हैं, उलझन में मुब्तला कर सकती हैं, फिर जिनसी ज़्यादती के लिए कमज़ोर बना सकती हैं। सो लोगों के इस हवाले से टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट भी किए जा रहे हैं और मज़ीद भी तहकीकात की जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि जो ही हमें कोई कंक्रीट एविडेंस मिलेंगे तो जिन लोगों को हमने हिरासत मिल गया वो उनको फिर कैफरे किरदार तक भी पहुँच। एग्जैक्टली, अभी तो सिर्फ 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या पता मजीद इन्वेस्टिगेशन में मजीद भी सामने आए। तो जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको चीन लिए चलते हैं, जहाँ पर एक अजीबो गरीब सा वाक़या पेश आया है। हमेशा अजीबो गरीब वाक़यात बताती हैं। जाहिर है, मैंने इंटरेस्टिंग स्टोरीज बतानी, अजीब बता दिया करे, गरीब ना बताया। मैं अजीबो गरीब मिलाकर बताती हूं और गरीब भी बताती हैं। बात कुछ यूं है। अजीबो अमीर वाक़यात क्यों नहीं होते वैसे? अजीबो गरीबी वाक़यात सिर्फ अजीबो गरीब हो सकते हैं, अजीबो अमीर मुझे लगता है कभी वाक़या हुआ ही नहीं है।
कि आज मैं आपको अजीब और अमीर वाकया बताता हूँ। चले, आप कह रहे हैं तो ऐसे ही लेकर चलते हैं। चीन में ये ऐसे अजीब और अमीर वाकया पेश आया जहाँ पर एक गाड़ी का मॉनिटरिंग सिस्टम जो ड्राइवर की तवज्जो और आंखों की हालत मॉनिटर करता है। नए ड्राइवर शहरी की इंतहाई छोटी आंखों को नींद से ताबीर करके अलार्म बजाना शुरू कर दिया और एक चीनी ब्लॉगर ने अपनी गाड़ी में मॉनिटरिंग सिस्टम में उन गलत अलार्म की शिकायत की कि बताया कि मेरी बस आंखें छोटी हैं, मैं नींद में नहीं होता। और हुआ कुछ यूं कि सिस्टम ने बार बार ड्राइवर को ड्राइविंग डिस्ट्रक्शन या नींद की तनबीहात भेजी क्योंकि उसकी आंखों का हजम, ज़ाहिर है आपको पता है कि चीन के लोगों की आंखें छोटी होती हैं, तो ऐसा लगा होगा कि इस तरह की सिचुएशन उन्होंने बनी होगी, उसको लगा होगा कि ड्राइवर की आंखें बंद हैं। हुआ मजीद कुछ यूं कि कुछ सूरतों में ड्राइवर के चेहरे का जाविया और ऊंचाई भी तनाज़े का सबब बनी। और फिर ये भी आपको वाज़ेह हो जाए कि दीगर ब्रांड्स की गाड़ियों में भी यही सूरत हाल पेश आ चुकी है। उनको लगता है कि शायद जो चीनी लोग हैं उनकी आंखें बंद हैं और वो सो रहे हैं, लेकिन असल में होता है ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐसी है। जब आप ये स्टोरी बता रही थी तो मैंने इसको अजीब व गरीब से अजीब व अमीर बताया था, क्योंकि चीन की स्टोरी थी तो चीन काफ़ी अमीर हो चुका है, तो ये अजीब व अमीर स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी हमें। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको मैं एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ एक खातून के हवाले से। 22 साल तक मेकअप साफ ना करने वाली खातून। अच्छा, इन्होंने 22 साल मेकअप करती रही होंगी ना मुंह पे बार-बार। या आपकी तरह मेकअप उतार के वापस नहीं जाती, या मेरी तरह भी। हाँ। ठीक है, क्योंकि हमें तो मजबूरन करना पड़ता है टीवी के लिए। तो इनके तो बहुत मसला हुआ होगा। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 साल तक इन्होंने मेकअप किया, लेकिन इन्होंने मेकअप को साफ नहीं किया। शमाल मशरिकी चीन। अच्छा, ये भी शमाल मशरिकी चीन की है। तो अजीब और अमीर स्टोरी है। शमाल मशरिकी चीन की 37 साल खातून ने इंकशाफ किया कि उसने 22 साल तक चेहरे से मेकअप साफ नहीं किया, जिसके नतीजे में उसका चेहरा शदीद एलर्जी, सूजन और सुर्खी का शिकार हो चुका है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर और वीडियो में खातून का चेहरा मुकम्मल सुर्ख नजर आता है। खातून के मुताबिक 15 साल की उम्र में मेकअप शुरू किया, 2 दहाइयों तक मेकअप को साफ करने की ज़हमत नहीं की और ना ही बरसों तक जिल्द की कोई परवाह की। अच्छा। यहाँ तक के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए उन्होंने, मुख्तलिफ मसनूआत ने उनकी हालत मजीद बिगाड़ दी, लेकिन अब वो दूसरों को खबरदार कर रही हैं कि जिल्द की देखभाल को हरगिज़ आप नज़रअंदाज ना कीजिए और बगैर तहकीक के कॉस्मेटिक्स से भी परहेज कीजिए। और अगर आप कहीं ना कहीं, आपकी जॉब भी हमारी तरह है कि मजबूरन आपको मेकअप कहीं टचअप करवाना पड़े, उसको फौरन आप वाइप कर दें या फिर उसको क्लिनजिंग इस्तेमाल करके उतार दें, यही आपकी जिल्द के लिए बेहतर है। मतलब अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट यूज नहीं भी कर रहे, फिर भी आपका काम बनता है कि आप मेकअप को रिमूव तो करें। लेकिन उन खातून ने तो बिल्कुल ही ऊपर लगा। मेकअप अच्छा होता है। अच्छा, वैसे एक जनरल सी बात है कि अक्सर लोग होता है ना आजकल जो रुझान बढ़ा हुआ है, मतलब इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह से अनरेलिवेंट चीजें होती हैं, वो लोग ले लेते हैं, क्रीम्स ले लेते हैं, लेकिन ये है कि उनको फिर मुंह की आपने क्लींजिंग भी करनी है। लेकिन वो तो शायद इतने सालों से मुंह पे मेकअप लगा रहे थे तो उनका हाल ये हो गया। लेकिन लेट्स सी कि अब थोड़ी सी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि थोड़ा ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी जिसमें SPF को भूल जाएं, सिर्फ चीन में सूरज से बचाव का एक नया और दिलचस्प रुझान वायरल हो रहा है। चीन की स्टोरियां आज अजीब और अमीर बहुत ही सामने आ रही हैं। आप वो क्या कहते होते हैं, सन ब्लॉक को भूल जाएं। हाँ, सन ब्लॉक को आप भूल जाएं। एग्जैक्टली, जितने भी आप सन ब्लॉक लगाते हैं वो अब आप लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि कवल के पत्ते, जो कि सिचुआन सूबे में खवातीन को साइकिल चलाते हुए कवल के बड़े पत्तों को चेहरे पर बांधे देखा जा सकता है, जिसमें आंखों के लिए सुराख भी हुए हैं। और ये कम खर्च, केमिकल फ्री और मौसर तरीका ना सिर्फ धूप से बचाता है बल्कि सबकी तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करा रहा है। और जिल्द की हिफाजत को आप ये कहें कि इबादत समझने वाले मुल्क में ये नया अंदाज अब खूब मकबूल हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने जिल्द से रिलेटेड एक स्टोरी शेयर की जिसमें हमने बताया कि आप मेकअप लगाकर जाते हैं। दैट इज वेरी पॉपुलर। और आप देखिए कि चाइनीज कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो दुनिया में वायरल भी हो जाते हैं। वीडियो में मेरे ख्याल मिलियन व्यूज तो वैसे ही आ जाते हैं। वो देखिए ना कि पूरे जिन बने हुए और साथ साथ अपने जिल्द की हिफाजत, मतलब ये कि जिल्द की हिफाजत भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। खवातीन हज़रात, क्योंकि चाइना की स्टोरी इन्होंने स्टार्ट की थी, मैंने एक और चाइना की स्टोरी बता दी और फिर मैंने एंड भी चाइना से किया। तो मैं चाहता हूं कि अब चाइना से थोड़ा सा निकला जाए और यूनाइटेड किंगडम की बात कीजिए, बरतानिया की बात कीजिए, तो वहां पे जाते हैं। बरतानिया में 100 साल बाद पहली बार नायाब एक जंगली ऑर्किड है, उसको देखा गया है। माहिरीन के मुताबिक बरतानिया में पीले और जामनी रंग का ऑर्किड फूल देखा गया है। इस फूल का नाम लेडी स्लीपर ऑर्किड है, जिसे 100 सालों बाद पहली बार बरतानिया के जंगल में देखा गया। अच्छा। ये फूल 1900 में नापैद हो गया था। एक सदी से इसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि ये फूल बरतानिया से खत्म हो गया, लेकिन ताहम जो बैक एंड पर स्टोरी है कि 1930 में शमाली इंग्लैंड के यॉर्कशायर डील्स में
एक दूर दराज मकाम पर एक वाहिद पौधा दरियाफ्त किया गया था, जिसके बाद इस पौधे की जगह को खुफिया रखा गया था और इसे चोरी होने से बचाने के लिए 24 घंटे की निगरानी इसकी की गई। और यॉर्कशायर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने गुज़श्ता मौसम गर्मा में इस फूल को दरियाफ्त किया था। माहिरीन इस फूल को उम्मीद की किरण करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये नायाब फूल अपनी आबादी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। एग्जैक्टली अब ये फूल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतने सालों बाद देखा गया है, तो ज़ाहिर है अपनी खूबसूरती में मजीद ये चार चांद भी लगा देगा। और ये थी हमारी सोशल स्टोरीज जिसको हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अजीबो अमीर सी स्टोरियाँ पसंद आई होंगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जिक्र कर लेते हैं कि इस वक्त जो ठीक है, इस वक्त बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि जो जंग बंदी हो चुकी है मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन हो रही थी, इसी सारी सूरत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं नाइला चौहान साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैडम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इसके पीछे बुनियादी वजह आपको नज़र क्या आती है अचानक से, क्योंकि हम देख रहे थे कि सिचुएशन कुछ इस तरह से नहीं डेवलप हो रही थी। हमें लग रहा था कि शायद ये दूर तक बात जाएगी, तूल पकड़ेगी ये बात, लेकिन अचानक से इसका बंद हो जाना। नाले साहब, आपको आवाज आ रही है? ये एक खुशाइन बात है कि ट्रम्प साहब जो कि पहले जंग में नहीं मुलव्वस होना चाह रहे थे, जब इजराइल ने उनको मुलव्वस किया तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अपने आप को पीस मेकर कहते हैं और आपने भी पाकिस्तान में भी उनको पीस के अवार्ड का जो है वो नॉमिनेट किया गया था। तो वो पीस चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सीज फायर कर दो। इजराइल ने जो अपना बहाना बनाया था कि ईरान के पास जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ठीक है हमने बमबारी कर दी, अब उनको जो है ख़त्म कर दिया गया है, अब मज़ीद जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। तो उन्होंने दोनों पार्टीज को इन्फोर्स किया कि वो सीज फायर करें। अफसोस की बात यह है कि दोनों राजी तो, लेकिन इमीडिएटली जो सीज फायर शुरू हुआ, इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया फिर से, जिस पे ट्रम्प साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा जब मैंने कह दिया है कि सीज फायर है तो सीज फायर है, और जो नहीं सुनेगा फिर वो मेरी सुनेगा। तो अब जो है दोनों पार्टी जो है उन्होंने सीज फायर तो कर दिया है, मतलब ऑन द ग्राउंड, लेकिन सीज फायर के कुछ जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अभी फुलफिल नहीं किए गए। दोनों पार्टीज ने बैठ के निगोशिएट करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज करनी है ताकि ये देर पा अमन रहे। नाला साहब, आपका एक वसी तजुर्बा है और इजराइल को भी आप जानती हैं, ईरान को भी आप जानती हैं, तो क्या ये सीज फायर आपको वक्ती लग रहा है या इसके कोई तवील मुद्दती जो आपको ये लग रहा है सीज फायर के अब ये जल्द ही एक दूसरे के साथ उस तरह से नबर्द आजमा नहीं होंगे जिस तरह से अभी थे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस वक्त जो है मुझे इजराइल की नीयतों पे शक है। इजराइल देखिए, उसका जो ये था ये सिर्फ बहाना था कि उन्होंने जो है ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को ख़त्म करना है। फिर वो रिजीम चेंज की भी बात कर रही हैं। बेसिकली ना रिजीम चेंज उनका मौक़िफ़ है और ना जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास थे ही नहीं। वो तो NPT के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरीज थे और उनकी सारी इंस्टॉलेशन जो है वो मॉनिटर हो रही थी। और IAEA की रिपोर्ट भी थी कि इनके पास नहीं है। अमेरिका में बजाते खुद उनकी जो इंटेलिजेंस की हेड थी तुलसी गाबार्ड, उन्होंने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि हमें इंटेलिजेंस है कि इनके पास नहीं है। तो ये महज एक बहाना क्योंकि इजराइल ने बनाया हुआ था। इजराइल ना रिजीम चेंज चाहता है, ना वो न्यूक्लियर वेपन्स का उसे कोई खौफ है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स तो इजराइल के पास है और खित्ते में किसी के पास ना है, ना वो होने देगा। तो फिर क्या वजह है कि वो जंग करना चाहता है? बेसिकली वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, वो अपना फैलाव करना चाहता है। वो गजा को पहले हस्फ कर रहे हैं, फिर आगे फैलाएंगे। आप देखिए जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनके बाजू पे एक पट्टी है और पट्टी पे एक नक्शा बना हुआ है, वो ग्रेटर इजराइल है, जिसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें इजराइल जो भी है
उसके साथ जॉर्डन है, उसके साथ सीरिया है, उसके साथ लेबनान है, उसके साथ सऊदी अरेबिया के हिस्से हैं, उसके साथ इराक है, उसके साथ तुर्की के हिस्से हैं, उसके साथ मिस्र के हिस्से हैं। ये सारे हिस्से जब तक वो हज नहीं करेगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। इस वक्त तो वो बहाने पे बहाना बना के ईरान पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ईरान एक वाहिद मुल्क है जिसने वाकई खड़े होकर उनको भी एहसास दिलाया कि कैसे लगता है जब बम आपकी जो है लोगों पे गिरे, जैसे कि वो अभी भी गजा पे कर रहे हैं बिल्कुल। और बेदर्दी से कर रहे हैं। ईरान ने तो सिर्फ उनकी न्यू जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन पे किया था, लेकिन इजराइल तो बेधड़ल्ला जिस तरह बेचारे फलस्तीनियों को तबाह कर रहा है, जिस तरह ईरान में भी उन्होंने जो शहर पे हमले किए, तेहरान शहर पे किए, तो फिर ईरान ने भी उनके तल अवीव पे किए, हैफा पे किए, हेब्रोन पे किए। तो वो जो एक उन्होंने अपना एक इनविंसिबिलिटी का एक बनाया हुआ था ढोंग के हमें कोई छू नहीं सकता, हमारी बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो तो ईरान ने पाश पाश कर दिया। बिल्कुल नायला साहिबा, आप लेकिन जिस तरह से आप ग्रेटर इसराइल की बात कर रही थी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही थी कि मेन जो मकसद है उनका तो यही है। अब देखिए, ईरान के पास नॉलेज भी है, कैपेसिटी भी है। अब वो तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं करेगा। वो ईरान जो शायद अभी तक हथियारों की तरफ नहीं गया था, अब शायद वो उस साइड पर भी जाएगा। लेकिन इसराइल जिस तरह से एक्सपोज हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है कि इसराइल तो कुछ चंद मिसाइलों की मार है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और वो वादे है कि वो 4 दिन बाद जो है वो फड़क गए थे, और फिर वो ट्रम्प साहब जो कि नहीं इस जंग में शामिल होना चाहते थे, उनको मुलविस करके B-2 बॉम्बर्स मंगवा के उधर बम फेंकवाए। 30,000 पाउंड का बम, सोच सकते हैं आप, इतना बड़ा बम, 30,000 पाउंड के बम फेंके गए B-2 बॉम्बर्स के साथ, जो तबाही मचाई गई। लेकिन ईरान पहले से तैयार था, उनकी सारी इंस्टॉलेशन जेरे जमीन है, तो वो इतने जेरे जमीन, उसका इम्पैक्ट कितना पहुंचा नहीं पहुंचा अभी किसी को नहीं मालूम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ने आने से पहले ईरान को खबरदार कर दिया था, तो उन्होंने अपनी सारी वहां से न्यूक्लियर जो है एसेट्स को निकाल लिए थे। तो अब वो निकाल के कहाँ लेके गए, उसको क्या करना है, अभी सारी दुनिया जो है वो इस जो है वो तजब्जुब में है कि आगे क्या होगा, ये अमन कितनी देर जो है वो पायदार रहेगा। बिल्कुल ऐसी है। और ये भी बताइएगा कि वो जो रिजीम चेंज की अमेरिका बात कर रहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, वो एक दिन उन्होंने बात की, दूसरे दिन उससे वो पीछे हट गए। इसके पीछे क्या वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एकदम से बात करके मुकर गए? देखिए, जहां तक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात है, उन्होंने रिजीम चेंज की बात कभी नहीं की। उन्होंने कहा मुझे पता है इमाम खामेनी कहाँ छुपे हुए हैं, और अगर हम चाहें तो हम उनको उनकी हाइड आउट में जाके मार सकते हैं, लेकिन हम रिजीम चेंज नहीं चाहते, हम उन्हें नहीं मारना चाहते। जो रजा शाह साहब की तस्वीर है वो नेतन्याहू की एजेंडा है, और वो ईरानियों को ये एक लॉलीपॉप से दिखा रहा था कि ये मौलवियों से जान छुड़ा लो, हम शाह को वापस ले आएंगे। लेकिन जो ईरानी अवाम है, एक तो वो उनके लिए ईरानी जो एक नेशनल प्राइड है, उनको कोई बाहर से नहीं ला के आप दे सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनकलाब आता ही ना अगर शाह ईरान के ज़माने में अवाम के साथ इतना मजालिम ना ढाए गए होते। और अभी भी देखिए कि जो रजा शाह साहब हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा तबाह कर दो सारे मुल्क को, लेकिन रिजीम चेंज करो। जब कोई माँ होती है ना, कभी नहीं कहती मेरे बच्चे को मार दो। एक जो मुल्क का बादशाह होता है वो एक माँ या बाप की तरह होता है। वो अगर इतनी बेदर्दी से कहता है कि मार दो सबको, तो फिर वो हमदर्द नहीं है, और ये ईरानी इमाम जो है वो समझते हैं। ठीक हो गया। नायला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, साबिक सफ़ीर माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, जो कि जो हालिया सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, उसके हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नायला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।